हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रक, यानी हमने आपको केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये हमने आपको पढ़ाई थी पिछली क्लास में। तो आज हम आपको कंटिन्यू करते हैं केंद्रक। यानी केंद्रक क्या होता है, यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक का अर्थ है किसी जो मेन माइंड जो होता है, जैसे माइंड है आपका, तो माइंड आपको चलाता है सेंटर से, तो ऐसी कोशिका का काम कोशिका में वर्क करता है केंद्रक। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की इस अस्थाई स्लाइड बनाई थी। इसमें हम इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे, प्रयत्न करो कि क्या अंतर है। ठीक है, अब आयोडीन वगैरह रंग क्या बदलता है, क्या होता है, ये कैसी होती है, इसमें रंग वगैरह बदलेगा। ठीक है, तो कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों के रंगे जाते हैं और कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम रंग के प्रतीत होते हैं। कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन को अतिरिक्त सैफ्रानीन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा कि आओ हम अपने शरीर से ली गई कोशिका को देखते हैं। यानी जब हमने प्याज की कोशिका को देखा, अब क्या देखेंगे, ह्यूमन बॉडी में सेल कैसी दिखती है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। यानी केंद्रक के चारों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है। कवरिंग का मतलब एक झिल्ली टाइप की होती है जो केंद्रक को कवर करे होती है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव के विषय में पढ़ते हैं। अब केंद्रक में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो धागे की तरह उनका आकार होता है, यानी धागे की तरह क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमें 23 हमारे पेयर होते हैं, यानी जोड़े होते हैं 23, और वैसे टोटल हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम्स को। ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक गुण होते हैं, यानी जैसे पिताजी के अंदर जो गुण है वो उसके बेटे के अंदर, उनके बेटे के अंदर होंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण चलते रहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जो माता पिता से डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल से आते हैं, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यानी अणु के रूप में अगली संतति का मतलब अगली पीढ़ी में जाते हैं, यानी वो अपने पिता से वही गुण मिलते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए हेल्प करता है। इसका मतलब होता है जैसे कोई कोशिका विभाजन नहीं होगा, यानी कोशिका जो पुरानी कोशिका है वो नई कोशिका नहीं बना रही होगी, वो हेल्प करता है डीएनए। ठीक है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। डीएनए क्या होते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहते हैं उसमें। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाएं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो वह क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाती है। जब हमारी सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका का अलग अलग, एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, जब उसमें क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाती है। कुछ जीवों में कोशिका जनन के केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। एक अकेली कोशिका होती है तो दो नई कोशिकाएं बनाती है। विभाजन होने के बाद यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करती है। यानी कोशिका जब विभाजित होती है तो उसको रासायनिक क्रिया भी होती है। अब देखो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, यानी बैक्टीरिया वगैरह में सेंटर नहीं होता, यानी केंद्रक नहीं होता, ये न्यूक्लियर जैसे बोलते हैं। न्यूक्लियर बहुत कम होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे
अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ मिलेंगे आपको खाली। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाएं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब जो पहले से जो डेवलप नहीं है, वो पूर्ण रूप से जो डेवलप नहीं होते उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जो पहले से सेल या कोशिका जो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती उसको हम कहते हैं, डेवलप का मतलब परिपूर्ण नहीं होती वो कोशिका, तो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। उसके प्रोकैरियोटिक, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, प्रो का मतलब होता है पूर्व। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक, यानी जो जीव जंतु हैं उनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक, उनमें कोशिका झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और सभी अन्य अधिकांश द्रव अंगद नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के संगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में सारे जो कोशिका में अंग होते हैं वो सारे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होती, यानी परिपूर्ण नहीं होती है बनी हुई। और यूकैरियोटिक कोशिका में, ये यूकैरियोटिक कोशिका में सारे अंग बने हुए होते हैं यूकैरियोटिक में, ठीक है, सेल में, तो इसलिए वो वर्क करती है, अलग अलग काम होते हैं उसमें। तो अनेक कार्य भी कोशिका द्रव के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। क्लोरोफिल यूकैरियोटिक कोशिका में प्लास्टिड में होता है और संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका होती है, यानी थैले की तरह एक संरचना होती है, उसमें वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। बैक्टीरिया कैसे करता है प्रकाश संश्लेषण, झिल्लीदार पुटिका के द्वारा। और ये कैसे करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कोशिका द्रव्य। ये देखो, ये है बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिकाएं होती है, राइबोसोम्स होते हैं और कोशिका भित्ति होती है इसमें। ठीक है। ये एक्सेप्शन है, यानी एक अपवाद है जिसमें कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिका से स्लाइड को देखा तो हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ तथा इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। यानी अंगक यानी कोशिका में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सारी चीज होती है ना, वो अंग होते हैं कोशिका के। गोल्जी का है, राइबोसोम्स, ये सभी क्या है, कोशिका के अंग होते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है, यानी जो भी कोशिका में जो भी अंग होते हैं वो एक विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिलाकर जीव द्रव्य बोलते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली को युक्त होती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में अंगक नहीं होते हैं, यानी जो भी अंग होते हैं वो नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक में सारे अंग होते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से डेवलप होती है। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण में स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेता। यानी ये क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ये कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक, यानी ये दूसरों पर निर्भर होता है। वायरस क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है हमेशा ये वायरस। ठीक है। कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइज, ये आप सभी अपनी कॉपी पर नोट कर लेना और इनको याद भी कर लेना। ठीक है। ये इनके आकार के साइज हैं, क्या क्या चीज होती है, यूकैरियोटिक में क्या है, ये सारी चीज आपको
याद करनी है। ठीक है, अब आते हैं कोशिका अंगक, यानी कोशिका में क्या क्या अंग होते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसमें कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें वे जटिल संरचना तथा कार्य सहारा दे सकें। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त होती हैं, छोटी छोटी संरचना का उपयोग करती हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जिन्हें उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग दिखाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग दिखाता है, क्योंकि उसमें सारे अंग होते हैं यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में सारे अंग डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो अलग दिखाता है उसकी संरचना को। इनमें से कुछ अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में आकेंद्रक के विषय में पढ़ा था कि अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जिकाएं, उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा रसदानी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये आप जरूर कर लेना कि कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, इसीलिए वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में यही डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कोशिका के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। ये बहुत बड़ा निर्णायक कार्य करते हैं कि कोशिका को क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, ये चीज बताते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मतलब अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलियों का एक नलियों तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्य जालिका की संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्प्रदव्य जालिका और चिकनी अंतर्प्रदव्य जालिका। अब खुरदरी क्यों होती है? खुरदरी अंतर्प्रदव्य जालिका इसलिए होती है क्योंकि वो उस पर प्रोटीन के पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पे वो प्रोटीन आ जाते हैं, तो वो क्या होती है, खुरदरी बन जाती है। और स्मूथ पे वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित होती है, यानी राइबोसोम्स लगे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर। अंतर्प्रदव्य जालिका, खुरदरी अंतर्प्रदव्य जालिका पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण होते हैं। संश्लेषण में प्रोटीन को बनाते हैं और तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ईआर के लिए द्वारा अंतर्प्रदव्य जालिका तक भेजते हैं। ये द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वसा तथा लिपिड का अणुओं के बनाने में सहायता करता है। ये SER क्या करता है, वसा यानी फैट, तो उसको बनाने में, लिपिड को बनाने में ये क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो अब यहां से पढ़ते हैं। यह कोशिका क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, आप जरूर इसको नोट करना। ये क्या कोशिकाओं के लिए, क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया में झिल्ली जीवा जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम तथा हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, तो परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसमें एक जालिका तंत्र का भी निर्माण करती है। तो इस तरह की ये सेल होती है, जंतु कोशिका जिसे बोलते हैं। उसमें देखो गोल्जिकाय होता है, चिकनी अंतर्प्रदव्य जालिका होती है, केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है, ये खुरदरी अंतर्प्रदव्य जालिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, तारक केंद्र है और प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो होती हैं, जो इसे हम क्या बोलते थे, अंगक यानी अंग, यानी कोशिका के अंग। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका
के रूप में कार्य करना है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। ठीक है, एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, यानी एक वर्ग के जंतु आते हैं उन्हें कशेरुकी कहते हैं, के यकृत की कोशिकाओं में विष दवा को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो गोल्जी काय, गोल्जी काय का काम क्या है, अब गोल्जी काय पढ़ते हैं। गोल्जी काय उपकरण का वह सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। सबसे पहले गोल्जी काय को किसने विवरण में दिया था? कैमिलो गोल्जी ने। उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ठीक है, कौन बनाती है? गोल्जी काय। अब देखो ये कौन सी है? ये सेल कौन सी है? ये है पादप कोशिका। अब इसको हम क्या कहते हैं? पादप कोशिका। पादप कोशिका में ये क्या है? ये है कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये कोशिका झिल्ली है। और ये क्या है? कोशिका जीव द्रव्य जिसे बोलते हैं, जीव द्रव्य। अब ये सारे इसमें अंगक हैं पादप कोशिका के। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब सारी चीज होती हैं इसमें क्लोरोफिल होता है। अब देखो ER संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर या तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल ये पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरणों में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है और गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी काय से हम क्या बनाते हैं? लाइसोसोम्स को भी बनाते हैं। ये जरूर याद रखना पॉइंट्स को, इन पॉइंट्सों को लिख लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, अब लाइसोसोम का वर्क क्या है? लाइसोसोम को पढ़ते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यानी लाइसोसोम का वर्क क्या है कि कोशिका जब कोई खराब हो जाती है, डेड हो जाती है, यानी मर जाती है, तो वो उस कोशिका को ये खत्म करता है, उस कोशिका के जहर को फैलने नहीं देता है शरीर में। ये लाइसोसोम खुद ही अपने अंदर समा लेता है उसे। ठीक है, लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करने, कोशिका को साफ करते रहता है। यानी ये क्लीनर होता है। लाइसोसोम्स क्या होता है? एक क्लीनर होता है, क्लीनर का काम करता है। जो सेल के अंदर कुछ भी टूट फूट जाएगा या खराब हो जाएगा, उसको सारे को खत्म कर देता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचन क्रिया एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम्स होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। तो दोस्तों अभी आगे पढ़ाते हैं। पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज दोस्तों। तो सक्षम होते हैं कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है। कभी भी कोशिका में क्षतिग्रस्त वगैरह हो जाती है, अगर काम करने में असक्षम हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाता है, तो एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली भी कहते हैं। ठीक है, संरचना दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। RER इस एंजाइम को बनाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाते हैं। अब जिसकी खोज करी थी लाइसोसोम्स की, देखो ये कैमिलो गोल्जी ने खोज करी थी, गोल्जी काय की खोज करी थी ना, ये वैज्ञानिक है, उनके बारे में ये सारी डिटेल्स हैं। आप सभी इन डिटेल्स को पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ये जरूर याद रखना, हमें माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिक को बनाने के तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। तो बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है। वलित का मतलब गोल। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंग है, क्योंकि ये इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, कुछ प्रोटीन स्वयं बनाती है। प्लास्टिड पढ़ते हैं। प्लास्टिड क्या चीज होती है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही होते हैं। प्लास्टिड कहाँ होते हैं? पादप कोशिकाओं में होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड जो रंगीन होते हैं और ल्यूकोप्लास्टिड जो श्वेत होता है। क्रोमोप्लास्टिड यानी जो रंग कलरफुल होगा, और ल्यूकोप्लास्टिड मतलब श्वेत या रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं होगा। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्लोरोप्लास्टिड कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्टिड प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्लोरोप्लास्टिड क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसे स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्या क्या होते हैं ये ल्यूकोप्लास्टिक में? पदार्थ, प्रोटीन, तेल। ठीक है। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। तो अब पढ़ते हैं रसदानी। आपने पढ़ा प्लास्टिड यानी क्लोरोफिल जिसमें प्लांटों में होगा, वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाएगा। ठीक है। अब रसदानी पढ़ते हैं। रसदानी ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। यानी रसदानी क्या करती है? ठोस और तरल पदार्थों को संग्रहित करके रखती है, जो चीज हम खाते हैं। जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसदानी बहुत बड़ी होती है। जैसे जल वगैरह का संग्रहण करना, ये रसदानी करती है पादपों में। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसदानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है। पादप कोशिका की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। रसदानी क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है पौधों को। ठीक है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसदानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिका जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसदानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसदानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये रसदानी का वर्ग है। प्रत्येक कोशिका की एक संरचना होती है, जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नई प्रोटीन बनाना में सहायता करता है। ऐसी उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अंततः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। यानी कोशिका नहीं होगी तो जीव जंतु पादप कुछ भी नहीं होगा। ये कोशिका ही सब जीव जंतु पादपों को डेवलप करती है। ठीक है। तो आज आपका सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को से भी बोलें सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय।